हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? होपफुली आपकी तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी और इसी तैयारी के साथ हम भी पूरी मेहनत से बेटा लगे हुए हैं कि आपकी तैयारी और बेहतर से बेहतर बना सके। तो आज हम लेकर आए हैं अपना चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी का चैप्टर है। अब प्लांट फिजियो में से आपको पता है कई चैप्टर्स डिलीट हो चुके हैं, तो जो बचे हुए चैप्टर्स हैं उनकी वेटेज ऑटोमेटिकली अपनी बढ़ जाती है ना। तो अपने इस चैप्टर के देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस नीट हमसे पूछता है। ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या दे रखा है कि पार्थेनोकार्पिक टोमेटो फ्रूट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय। जो टोमेटो है वो क्या है? एक पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है। तो वो हम किस चीज से प्रोड्यूस कर सकते हैं? ठीक है, टोमेटो जो एक पार्थेनोकार्पिक फ्रूट भी है वो हम किस चीज से प्रोड्यूस कर सकते हैं? तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट को हम आर्टिफिशियली ग्रो कर सकते हैं फ्रूट्स को। और ये फ्रूट्स जो हैं वो कैसे होते हैं? सीडलेस होते हैं, इनके अंदर सीड्स नहीं होते। ठीक है, तो देखो इसमें पहला ऑप्शन क्या दे रखा है? रेजिंग द प्लांट्स फ्रॉम वर्नलाइज्ड सीड्स, क्या हम इससे प्रोड्यूस कर सकते हैं? या फिर ट्रीटिंग द प्लांट्स विद फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, या फिर रिमूविंग एंड्रोशियम ऑफ फ्लावर्स बिफोर पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड। पोलन ग्रेन रिलीज होने से पहले उनका एंड्रोशियम को रिमूव कर दो। या फिर treating the plants with low concentrations of gibberellic acid and auxin, उस प्लांट को जिब्रेलिक एसिड और ऑक्सिन के साथ मिक्स करके, इन दोनों को मिक्स करके उनकी कुछ लो कंसंट्रेशन के साथ ट्रीट करना उस प्लांट को। ठीक है, टोमेटो के प्लांट को इन दोनों के साथ ट्रीट करना। तो इनमें से किस चीज से हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बना सकते हैं? तो देखो, जो अपना जिब्रेलिक एसिड है और ऑक्सिन है, ये दोनों ही बेटा क्या है? ये दोनों ही क्या है? ये दोनों ही अपने प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स हैं। प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स हैं, ऐसे हार्मोन्स हैं जो प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इससे प्लांट को ट्रीट करेंगे तो क्या होगा? उससे हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट ग्रो कर सकते हैं, है ना। इनके बारे में हम अभी आगे डिटेल में और पढ़ेंगे कि इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, है ना, क्या क्या काम करता है ये प्लांट के अंदर। तो इसके फंक्शंस हम देखेंगे। तो अभी के लिए अपना आंसर क्या हो जाएगा? that treating the plants with low concentrations of gibberellic acid and auxins, है ना। आपको भी पता होगा, अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा है then you know the answer। सेकंड क्वेश्चन देखो, senescence as an active development cellular process in the growth and functioning of a flowering plant is indicated in। जो senescence की प्रोसेस होती है, ठीक है, जो ये सेनेसेंस की प्रोसेस होती है वो इनमें से किस प्लांट की स्टेज पर देखने को मिलेगी? हमसे ये पूछा है, ये सेनेसेंस की स्टेज प्लांट की किस स्टेज पर हमें देखने को मिलेगी? एनुअल प्लांट्स में, या फिर फ्लोरल प्लांट्स में, या फिर वेसल्स एंड ट्रैकिया डिफरेंशिएशन के टाइम पर, या फिर लीफ एब्सिशन में। तो देखो सेनेसेंस क्या है, व्हाट इज सेनेसेंस? देखो, जब प्लांट के डेवलपमेंट होता है तो कुछ इस तरीके से होता है। प्लांट के जो मेरिस्टेमेटिक सेल है वो क्या करते हैं बेटा? इलॉन्गेशन करते हैं, या कह लो एक्सपेंशन होता है उनका। ठीक है, प्लांट के मेरिस्टेमेटिक सेल सबसे पहले क्या करेंगे? एक्सपेंशन करेंगे, उनका इलॉन्गेशन होगा, ग्रोथ होगी, है ना। उसके बाद वो जो सेल इलॉन्गेट हुए हैं वो आगे डिफरेंशिएट होंगे क्यों? अलग अलग प्लांट के पार्ट्स बनेंगे, है ना, रूट, स्टेम, लीफ, ये सब क्या होगा? जब ये डिफरेंशिएट हो गए तो इनका क्या होगा? मैच्योरेशन होगा, है ना। और जब वो सेल एक बार
मैच्योरिटी पर पहुंच गया तो एट सम टाइम उस क्या होगा, उसका सेनेसेंस भी होगा, मीन्स डेथ भी होगी, है ना। जो आया है वो जाएगा भी। तो भाई आफ्टर मैच्योरिटी के बाद क्या होगा, आफ्टर सम टाइम इट विल लीड टू डेथ। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेनेसेंस। तो सेनेसेंस भी क्या है, एक डेवलपमेंट की प्रोसेस है प्लांट में, है ना। तो देखो, डेवलपमेंट इज अ टर्म दैट इंक्लूड्स all changes that an organism goes through its life cycle from germination of the seed to senescence। ठीक है, जर्मिनेशन से लेकर सेनेसेंस तक की ये क्या है, डेवलपमेंट स्टेज है। तो इसके आपको डायग्रामेटिक क्या दिखा रखा है, सीक्वेंस दिखा रखा है, तो होपफुली आपको समझ आया होगा। तो देखो सेनेसेंस क्या है, अब इसमें से अब हो सकता है आपको आइडिया हुआ हो थोड़ा कि सेनेसेंस क्या है, ऐसी स्टेज जब प्लांट अपना डेथ की स्टेज पर जा रहा हो। तो जब जो है लीफ एब्सिशन है, मींस लीव्स का खराब होना, ठीक है, लीव्स का प्लांट से अलग होना, उसी को हम कहते हैं लीफ एब्सिशन। तो भाई सेनेसेंस अपना इसमें शो होता है। क्लियर। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Which one of the following acids is a derivative of कैरोटीनॉइड्स? इनमें से कौन सा एसिड जो है वो कैरोटीनॉइड्स का डेरिवेटिव है? तो देखो इसमें जो पहला ऑप्शन दे रखा है बेटा, इंडोल एसिटिक एसिड, ये इंडोल कंपाउंड से आया है, ठीक है, इंडोल कंपाउंड से आया है। जो जिब्रेलिक एसिड है बेटा, जिब्रेलिक एसिड वो डिराइव हुआ है टर्पीन से, ठीक है। ये कहां से आया है, इंडोल कंपाउंड से। जो ये एब्सिसिक एसिड है बेटा, एब्सिसिक एसिड किसका डेरिवेटिव है, कैरोटीनॉइड्स का। और लास्ट ऑप्शन अपने पास दे रखा है इंडोल ब्यूटेरिक एसिड विच इज आल्सो डेरिवेटिव ऑफ इंडोल कंपाउंड, ठीक है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा कि एब्सिसिक एसिड जो है वो किसका डेरिवेटिव है, कैरोटीनॉइड्स का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोटोपीरियोडिज्म वाज फर्स्ट कैरेक्टराइज्ड इन। जो फोटोपीरियोडिज्म की प्रोसेस है वो इनमें से कौन से प्लांट में सबसे पहले देखी गई? हमसे पूछा गया है फोटोपीरियोडिज्म इनमें से सब कौन से प्लांट में देखी गई थी? टोबैको में, पोटैटो में, टोमेटो या फिर कॉटन में? तो देखो एक बार पढ़ते हैं फोटोपीरियोडिज्म क्या है ना, क्या होता है, एक बार उसको स्टडी करते हैं। देखो फोटोपीरियोडिज्म क्या है बेटा, flowering in certain plants depends not only on a combination of light and dark exposures but also their relative durations। अब किसी प्लांट में फ्लावरिंग जब होती है तो वो सिर्फ इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि उसको कितनी लाइट मिल रही है या कितना उसको डार्क एक्सपोजर मिल रहा है, वो इस बात पे भी डिपेंड करती है कि उसको कितने ड्यूरेशन में वो लाइट मिली है, ठीक है। जितने ड्यूरेशन में उसे लाइट मिली है उस ड्यूरेशन के हिसाब से प्लांट अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। मान लो किसी प्लांट को शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ लाइट ही चाहिए फॉर फ्लावरिंग, तो वो प्लांट क्या कहलाएगा, शॉर्ट डे प्लांट, है ना। बट अगर कोई प्लांट है जिसको लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ लाइट मिल रहा है ना, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ लाइट मिल रहा है, तो उस प्लांट को हम क्या कहेंगे, लॉन्ग डे प्लांट। तो इट मीन्स हमने कैटेगरी बना दी प्लांट्स की ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन और पीरियड ऑफ लाइट विच इट इज गेटिंग, ठीक है। तो फ्लावरिंग जो है वो किस पर डिपेंड, वो रिलेटिव ड्यूरेशन पर भी डिपेंड करती है। इसी रिस्पॉन्स के प्लांट को हम क्या कहते हैं, फोटोपीरियोडिज्म, ठीक है, फोटोपीरियोडिज्म।
ये जो फोटो पीरियोडिज्म का फिनोमिना है वो किसने डिस्कवर किया था? वो डिस्कवर किया था गार्डनर एंड एलार्ड ने। कौन से प्लांट पर किया था? यहाँ देखो, कौन से प्लांट पर किया था? मैरीलैंड मैमोथ प्लांट पर किया था। ये जो मैरीलैंड मैमोथ प्लांट है वो किसकी वैरायटी है? टोबैको प्लांट की वैरायटी है, ठीक है, म्यूटेंट वैरायटी ऑफ टोबैको। और किस पर किया था? सोयाबीन पर भी ऑब्जर्व किया था, डिस्कवर किया था, ठीक है। अपने को याद रखना सोयाबीन एंड टोबैको। तो गार्डनर और एलर्ड ने फोटो पीरियोडिज्म के बेसिस पर प्लांट्स को कुछ इस तरीके से ग्रुप्स में डिवाइड करा। पहला था अपना शॉर्ट डे प्लांट्स, ठीक है। ये शॉर्ट डे प्लांट्स कैसे थे? दीज प्लांट्स फ्लावर ऑन एक्सपोजर टू फोटो पीरियड शॉर्टर देन देयर क्रिटिकल डे लेंथ, ठीक है। इनको शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ लाइट दी जाती थी, दी गई थी, और उसके बेसिस पे ही उसी से ही इनकी क्या होती थी? इन प्लांट्स में फ्लावरिंग होती थी। इन शॉर्ट डे प्लांट्स द डार्क पीरियड इज क्रिटिकल एंड मस्ट बी कंटिन्यूअस। अब शॉर्ट डे प्लांट ऐसे प्लांट हैं जिनको कम लाइट एक्सपोजर चाहिए और ज्यादा क्या चाहिए? ज्यादा उनको डार्क चाहिए, ज्यादा उनको क्या चाहिए? ज्यादा उनको डार्क पीरियड चाहिए, और लाइट कैसी चाहिए? शॉर्ट चाहिए। देखो ये शॉर्ट डे प्लांट है ना। इसमें फ्लावरिंग कब होगी? इसमें फ्लावरिंग तब होगी जब इसका जो फोटो पीरियड है वो बिलो क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम हो, है ना, तभी इसमें फ्लावरिंग होगी। अगर इससे ज्यादा होगा तो फ्लावरिंग नहीं होगी, ठीक है। तो दस SDP आर ऑल्सो कॉल्ड एज लॉन्ग नाइट प्लांट्स, इसीलिए शॉर्ट डे प्लांट को ही लॉन्ग नाइट प्लांट भी कह दिया गया। क्यों? क्योंकि लाइट इनको कम चाहिए, ज्यादा इनको क्या चाहिए? नाइट या फिर क्या तो डार्क एक्सपोजर ज्यादा चाहिए इनको। इफ अगर ये डार्क पीरियड जो है इंटरप्ट हो गया किसी भी वजह से, तो ये जो शॉर्ट डे प्लांट्स है बेटा ये फ्लावरिंग नहीं करते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है शॉर्ट डे प्लांट्स के? टोबैको, सोयाबीन, ज़ैंथियम, क्राइसेंथेमम, डालिया, शुगरकेन, कॉस्मोस, राइस, ये सब क्या है? अपने शॉर्ट डे प्लांट्स है बेटा। ये सब क्या है? शॉर्ट डे प्लांट्स हैं। इसी का अपोजिट अपना लॉन्ग डे प्लांट्स हैं। लॉन्ग डे प्लांट्स को ज्यादा मात्रा में क्या चाहिए? ज्यादा मात्रा में क्या चाहिए? लाइट चाहिए। लॉन्ग डे होना चाहिए, लाइट चाहिए, ठीक है। कम मात्रा में क्या चाहिए? कम मात्रा में इनको नाइट एक्सपोजर चाहिए, या फिर कह दो डार्कनेस कम चाहिए। दीज प्लांट्स फ्लावर्स, ये प्लांट तभी फ्लावरिंग करेंगे when they are exposed to photo period longer than critical day length, ठीक है। The light period is critical for long day plants. Gibberellin can induce flowering in long day plants even under non-inductive photo period condition. इन प्लांट के एग्जाम्पल देखो क्या है? हैनबेन, ठीक है, स्पिनच, शुगर बीट्स, वीट, लार्कस्पर, बार्ले, ये सब क्या है? अपने लॉन्ग डे प्लांट्स हैं, ठीक है। ये लॉन्ग डे प्लांट है। अब एक और प्लांट है अपने पास, क्या? डे न्यूट्रल प्लांट्स। डे न्यूट्रल प्लांट्स, इन प्लांट्स में क्या है? These plants do not need a specific light period for flowering. प्लांट्स को कोई स्पेसिफिक लाइट पीरियड नहीं चाहिए होता फॉर फ्लावरिंग। तो ये प्लांट्स में कौन कौन सा आ जाता है? अपने मेज आ जाता है, कॉटन, टोमेटो, सनफ्लावर एंड कुकुम्बर। ये प्लांट्स अपने डे न्यूट्रल प्लांट्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो क्रिटिकल फोटो पीरियड कैसा है लॉन्ग डे प्लांट में? लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग तभी होगी जब उसको ज्यादा लाइट का एक्सपोजर मिलेगा, है ना, तो तभी हो रही है। इसमें यहाँ पर क्या है? यहाँ पे ज्यादा नाइट एक्सपोजर है, तो यहाँ पे फ्लावरिंग तभी होगी, ठीक है। डे न्यूट्रल में कोई स्पेसिफिक लाइट पीरियड नहीं चाहिए होता प्लांट्स को फॉर फ्लावरिंग।
तो ये बात थी अपनी किसकी बेटा, फोटो पीरियोडिज्म की। तो फोटो पीरियोडिज्म हमसे पूछा किसमें देखा गया, तो इट वाज फर्स्ट कैरेक्टराइज्ड इन टोबैको प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वर्नलाइजेशन स्टिमुलेट्स फ्लावरिंग इन, वर्नलाइजेशन स्टिमुलेट्स फ्लावरिंग इन, वर्नलाइजेशन क्या होता है, इसकी वजह से किसमें फ्लावरिंग इसमें देखने को मिल सकती है, कैरेट, जिंजर, जमीकन या फिर टर्मरिक। देखो वर्नलाइजेशन क्या होता है कि कुछ प्लांट्स में फ्लावरिंग जब कैसी हो, लो टेम्परेचर पे हो, तो इन सम प्लांट्स फ्लावरिंग इज ईदर क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली डिपेंडेंट ऑन एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर। ठीक है, जब प्लांट्स में फ्लावरिंग जो है या तो क्वांटिटेटिवली या फिर क्वालिटेटिवली किस पर डिपेंडेंट हो जाए, ऑन द एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर, इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, वर्नलाइजेशन। ठीक है, वर्नलाइजेशन कहते हैं। तो वर्नलाइजेशन रिफर्स स्पेशली टू द प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग बाय अ पीरियड ऑफ लो टेम्परेचर, मीन्स लो टेम्परेचर पर जब फ्लावरिंग हो रही है तो उस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, वर्नलाइजेशन कहते हैं। बट रिक्वायरमेंट्स होती हैं इसकी कुछ, मीन्स सक्सेसफुल वर्नलाइजेशन होने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। क्या, कि जो प्लांट है उसके सेल्स कैसे हो, एक्टिवली डिवाइडिंग हो, प्लांट के सेल्स एक्टिवली डिवाइडिंग हो, उनको लो टेम्परेचर का ट्रीटमेंट दिया जाए। ठीक है, जो टेम्परेचर है आसपास का वो लो टेम्परेचर हो। रेस्पिरेशन जो होनी चाहिए प्लांट्स में वो कैसी होनी चाहिए, एरोबिक रेस्पिरेशन होनी चाहिए। ठीक है, उनके पास, प्लांट्स के पास ऑप्टिमम हाइड्रेशन हो। ठीक है, वाटर अच्छे से हो, हाइड्रेटेड हो प्लांट्स, और ऑप्टिमम न्यूट्रिशन प्लांट्स को मिल रहा हो। तो ये सब अगर चीजें प्लांट्स में होंगी तभी ये वर्नलाइजेशन की प्रोसेस सक्सेसफुल होती है बेटा, तभी फ्लावरिंग होती है इन प्लांट्स में। अब क्या होता है, मैकेनिज्म पे आते हैं। मैकेनिज्म में क्या होता है कि कुछ पीरियड तक, कुछ टाइम तक प्लांट को लो टेम्परेचर पर रखने पर, आफ्टर परसेप्शन ऑफ सुटेबल लो टेम्परेचर पीरियड, अ हाइपोथेटिकल हार्मोनल सब्सटेंस वर्नलिन इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, प्लांट को कुछ टाइम तक सुटेबल लो टेम्परेचर देने के बाद एक हार्मोनल सब्सटेंस हाइपोथेटिकल जो है, जिसको हम बोलते हैं वर्नलिन, वो प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल क्या है कि इन प्लांट्स में हम ये वर्नलाइजेशन की प्रोसेस देख सकते हैं, जैसे कि वीट है अपना, बार्ले, राई। ठीक है, ये सब प्लांट्स में ना दो काइंड की दो वैरायटीज देखने को मिलती है अपने को, स्प्रिंग वैरायटीज और विंटर वैरायटीज। अब ये वैरायटीज क्या है, तो देखो ये वैरायटीज कैसे आती है बेटा, कि मान लो स्प्रिंग वैरायटी की मैं बात करूं, इनको ना, इन प्लांट्स को दे आर नॉर्मली प्लांटेड इन स्प्रिंग सीजन में इनको प्लांट कर दिया है ना, और फिर इनको हार्वेस्टिंग कब की इनकी, दे कम टू फ्लावर एंड प्रोड्यूस मैच्योर ग्रेन बिफोर द एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन। ठीक है, सीजन के एंड तक ये क्या करने लग जाते हैं, पूरे मैच्योर्ड हो जाते हैं। तो इट मीन्स इनकी जो वैरायटीज हैं इन प्लांट्स की, जो यहाँ से आए हैं, इन वैरायटीज को क्या कहते हैं, हम स्प्रिंग वैरायटीज कहते हैं। और कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो विंटर में प्रोड्यूस किए जाते हैं, है ना। तो इनको प्लांट कब किया जाता है, इनको प्लांट किया जाता है बेटा ऑटम में। ठीक है, और उसके बाद ये जर्मिनेट करते हैं विंटर सीजन में, और इनको हार्वेस्ट किया जाता है। इनकी कटाई कब की जाती है, अराउंड मिड समर में इनकी कटाई कर दी जाती है। बट इनका ग्रोइंग सीजन क्या है, विंटर है, तो इनको हम कहते हैं विंटर वैरायटीज। तो ये जो तुमने देखे वीट, बार्ले, राई, इन सब की दो वैरायटी अपने पास देखने को मिलती है मार्केट में, स्प्रिंग वैरायटी एंड विंटर वैरायटी। डिपेंड करता है तुम कौन से सीजन में इनको ग्रो कर रहे हो। ठीक है, एक होते हैं अपने बाइनेरियल प्लांट्स।
बाइनियल प्लांट्स में क्या होता है, फर्स्ट सीजन में इनको जर्मिनेट किया जाता है ना, एंड देन रिज्यूम ग्रोथ अल्टीमेटली अटेन मैच्योरिटी, तब तक इनको छोड़ दिया जाता है जब तक ये मैच्योर ना हो जाए। सेकेंड सीजन में जब ये फ्लावरिंग करने लग जाते हैं और फ्रूट्स फॉर्म करते हैं, ठीक है, सेकेंड सीजन में दे फ्लावर एंड देन फॉर्म फ्रूट्स, देन दे सेट सीड्स एंड अंडरगो सेनेसेंस एंड डाई। सेकेंड सीजन में मैच्योर होकर फ्रूट फ्लावरिंग कर कर हमें देखकर उसके बाद ये डेड हो जाते हैं। तो इन प्लांट्स के बेसिकली ग्रोथ के 2 सीजन माने जाते हैं। फर्स्ट सीजन में ये जर्मिनेट होते हैं, मैच्योरिटी तक पहुंचते हैं, और सेकेंड सीजन में ये फ्लावरिंग और फ्रूट्स प्रोड्यूस करके डेड हो जाते हैं। इट मीन्स ये प्लांट्स के ग्रोथ के 2 सीजन हैं, इसीलिए इन प्लांट्स को बाइनियल प्लांट्स कहा जाता है। क्लियर? क्लियर हुआ बेटा? अब आंसर करें क्या? देखो, वर्नलाइजेशन स्टिमुलेट्स फ्लावरिंग इन, वर्नलाइजेशन की वजह से इसमें से किन में से फ्लावरिंग हमें देखने को मिलती है? तो देखो, जिंजर, जमीकन एंड टर्मरिक, इन तीनों में वर्नलाइजेशन हमें देखने को नहीं मिलती। अपने को किसमें देखने को मिलती है? कैरेट के अंदर। ठीक है, कैरेट के अंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप पर आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। थ्रू देयर इफेक्ट ऑन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, व्हाट डू द टेम्परेचर एंड लाइट कंट्रोल इन द प्लांट्स? अब देखो, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के अलावा टेम्परेचर और लाइट, टेम्परेचर एंड लाइट, इनमें से क्या चीज कंट्रोल कर सकते हैं प्लांट की? क्या टेम्परेचर एंड लाइट क्लोजर ऑफ स्टोमेटा कंट्रोल कर सकता है, या फिर फ्रूट इलांगेशन कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर एपिकल डोमिनेंस, या फिर फ्लावरिंग? इनमें से टेम्परेचर और लाइट कौन से फिनोमिना को कंट्रोल कर सकता है प्लांट के? तो भाई हमें पता है, हमने अभी देखा कि जो फ्लावरिंग है प्लांट्स में, वो कई हद तक, काफी हद तक टेम्परेचर एंड लाइट जो है कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। काफी हद तक टेम्परेचर और लाइट प्लांट की फ्लावरिंग की प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? फ्लावरिंग, है ना। उसी बेसिस पे हमने शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स और न्यूट्रल प्लांट्स पढ़े हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। टिपिकल ग्रोथ कर्व इन प्लांट्स इज, प्लांट के ग्रोथ कर्व में बताना है कि प्लांट का जो ग्रोथ कर्व है वो इनमें से कैसा होता है। क्या वो लीनियर होता है, या फिर इज इट स्टेयर स्टेप शेप्ड, या फिर पैराबोलिक है, या फिर सिग्मोइड है? इनमें से प्लांट का ग्रोथ का कर्व कैसा है? तो भाई एनसीईआरटी में सबसे पहला टॉपिक अपना यही है मेन, क्या कि जो प्लांट की ग्रोथ है वो कुछ इस तरीके से उसका ग्राफ होता है अपना, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, इस ग्राफ को हम क्या कहते हैं? इस ग्राफ को हम जो भी कहते हैं अभी देखते हैं। देखो पहले इस ग्राफ को स्टडी करते हैं। इसके अंदर बेटा ये क्या है अपना? लैग फेज, ठीक है, ये टाइम के अकॉर्डिंग, और ये अपना हाइट ऑफ ऑर्गन या प्लांट जो है वो ग्रो कर रहा है। तो ये वाला जो फेज है अपना, ये क्या है? लैग फेज है। ये वाला फेज जब प्लांट मैक्सिमम ग्रोथ कर रहा है यहां तक, है ना, ये वाला फेज अपना क्या है? लॉग फेज या फिर एक्सपोनेंशियल फेज, जब प्लांट की ग्रोथ मैक्सिमम है। उसके बाद एट सम टाइम जब प्लांट मैच्योर हो जाएगा तो वो किस फेज में आ जाएगा? स्टेशनरी फेज में आ जाएगा, या फिर स्टेडी फेज में आ जाएगा आफ्टर अटेनिंग मैच्योरिटी, है ना। तो लैग फेज में सबसे कम ग्रोथ है, और उसके बाद स्टेशनरी फेज में भी मैच्योरिटी पर भी कोई ग्रोथ नहीं देखी जाती। सबसे ज्यादा ग्रोथ कहाँ देखी जाती है? लॉग या फिर एक्सपोनेंशियल फेज में।
इस टाइप के ग्राफ को हम क्या कहते हैं, सिग्मॉइड कर्व कहते हैं। ठीक है, इनिशियल ग्रोथ इनमें स्लो होती है जिसको हम लैग फेज कहते हैं, और उसके बाद कुछ टाइम के बाद ग्रोथ अपने आप इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम उसमें न्यूट्रिएंट्स, पानी ये सब देते हैं, तो एक्सपोनेंशियल रेट, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फेज। बट अगर हमने न्यूट्रिएंट की सप्लाई लिमिटेड कर दी तो ये ग्रोथ भी कम हो सकती है ना। तो ये प्लांट जो है स्टेशनरी या स्टेडी फेज में भी जा सकता है। क्लियर? तो अपना अगेंस्ट टाइम अपना ग्राफ हम प्लॉट करते हैं। प्लांट की ग्रोथ को मेजर करने के लिए दो तरीके भी हो सकते हैं। एक होता है अपना एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, एक होता है अपना रिलेटिव ग्रोथ रेट। ठीक है, इस पे कोई क्वेश्चन आता है तो उस पर बात करते हैं अपन। पहले देखते हैं टिपिकल ग्रोथ कर्व प्लांट्स में कैसा होता है, तो हमने देखा वो सिग्मॉइड होता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ रेगुलेटर्स इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन। इनमें से कौन सा ग्रोथ रेगुलेटर को हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं? कौन सा इसमें से ग्रोथ रेगुलेटर स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है? एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन, जिब्रेलिक एसिड या फिर इंडोल एसिटिक एसिड। इंडोल एसिटिक एसिड स्ट्रेस हार्मोन इनमें से किसको कहते हैं? तो देखो एक बार हार्मोन्स को है ना स्टडी करना पड़ेगा अपन को, कौन कौन से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, उनका क्या क्या फंक्शन है, वो एक बार हम देखते हैं। उसके बाद इससे रिलेटेड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या फिर प्रोमोटर, इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके पास आएगा तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो एक बार देखते हैं कि ये सारे जो रेगुलेटर्स हैं उनका क्या फंक्शन है। क्लियर? इसमें अपने पास सबसे पहले पढ़ते हैं, एक एक करके पढ़ेंगे बेटा। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो है अपने को पढ़ना है क्या? पहला होता है अपना ऑक्सिन्स, दूसरे अपने जिब्रेलिन्स होते हैं, थर्ड वी हैव साइटोकाइनिन, उसके बाद अपने पास आता है थाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड। तो अपने को ये 5 के बारे में डिटेल में स्टडी करना है। सबसे पहले देखते हैं ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या है? इंडोल कंपाउंड, इंडोल डेरिवेटिव है। ठीक है, इसको हम इंडोल 3 एसिटिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड भी कहते हैं। डिस्कवरी किसने की थी? डिस्कवरी की बात करें अगर तो FW वेंट ने इनकी डिस्कवरी करी थी फ्रॉम टिप्स ऑफ कोलियोप्टाइल्स ऑफ ओट सीडलिंग्स। ओट की सीडलिंग्स में इन्होंने ओट का जो प्लांट था, ठीक है, ओट के जो प्लांट की टिप्स थी, ये टिप्स थी जो, उस टिप्स में उन्होंने स्टडी करी और डिस्कवरी करी किसकी? ऑक्सिन की। अगर हम नेचुरल की बात करें तो नेचुरल जो है अपना ऑक्सिन वो कौन सा है? इंडोल एसिटिक एसिड एंड इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। सिंथेटिक ऑक्सिन में अपना कौन सा आ सकता है? नैप्थलीन एसिटिक एसिड एंड 2,4-D, जिसको हम 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक भी कहते हैं। ठीक है, ऑक्सिन का फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स देखते हैं, क्या क्या काम करता है ये। तो ये एपिकल डोमिनेंस करता है, एपिकल डोमिनेंस करता है ना, और हेल्प टू इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग्स। स्टेम की जो कटिंग्स हैं, स्टेम की जो कटिंग्स हैं उसके अंदर रूटिंग इनिशिएट करता है ये। ठीक है, ये स्टेम की कटिंग्स में रूटिंग इनिशिएट करता है। ये पाइनएप्पल के अंदर फ्लावरिंग को प्रमोट करता है बेटा। पाइनएप्पल के अंदर फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। इससे काफी क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में अपने पास। ऑक्सिन क्या करता है? ऑक्सिन प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेजेस।
ये प्लांट जब अर्ली स्टेजेस पर होता है तो ये प्रिवेंट करता है फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप, बट इट प्रमोट एब्सिशन ऑफ ओल्डर मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स। मीन्स जो यंग फ्रूट है और लीफ है उनको गिरने से प्रिवेंट करता है, ठीक है, बचाता है, जबकि ओल्डर मैच्योर लीव्स और फ्रूट्स जो हैं, जो मैच्योर हो गए हैं लीव्स फ्रूट्स, उनका एब्सिशन या फिर उनको अलग करने में प्लांट से प्रमोट करता है। इट इंड्यूस पार्थेनोकार्पी, जैसे कि हमने किस में देखा था, टोमेटो में देखा था, ठीक है। ये वाइडली यूज किया जाता है एज हर्बिसाइड्स, हर्बिसाइड्स इन क्रॉप प्रोडक्शन, जैसे कि 2,4-D। 2,4-D क्या है? 2,4-D एक क्या है? वीडीसाइड है, वीडीसाइड है। वीडीसाइड मतलब वीड्स को, क्रॉप्स में वीडीसाइड्स का यूज किया जाता है टू रिमूव वीड्स, है ना। इट इज यूज टू प्रिपेयर वीड फ्री लॉन्स, या फिर क्रॉप्स वगैरह में भी यूज किया जाता है इनका। इट कंट्रोल्स जाइलम डिफरेंशिएशन एंड हेल्प्स इन सेल डिवीजन। जाइलम डिफरेंशिएशन को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है और सेल डिवीजन में भी ये बेटा हेल्प करता है। अगर बात करें बायोएसी की तो इसका क्या है, अपना अवीना कर्वेचर टेस्ट और रूट ग्रोथ इनहिबिशन टेस्ट इसके अंदर अपने को देखने को मिलता है। क्लियर? ये दो टेस्ट हैं, अवीना कर्वेचर टेस्ट एंड रूट ग्रोथ इनहिबिशन टेस्ट। ये हमने बात करी ऑक्सिन की। अब देखो जिब्रेलिन, जिब्रेलिन क्या है? टर्पीन डेरिवेटिव है, जिब्रेलिक एसिड इसको हम कहते हैं। इसकी डिस्कवरी कहाँ से हुई? इसकी डिस्कवरी हुई फ्रॉम अ फंगल पैथोजन जिसका नाम था जिब्रेला फ्यूजिकुरोई। किसने करी थी इसकी डिस्कवरी? ई कुरोसावा ने करी थी इन ईयर 1926। इनके कौन कौन से मेंबर्स हैं? GA1 जिब्रेलिक एसिड 1, GA2, GA3 एंड सो ऑन, ऐसे कई सारे हैं जिब्रेलिक एसिड। जो GA3 है जिब्रेलिक एसिड वो मोस्ट इंटेंसिवली स्टडीड फॉर्म है जिब्रेलिक एसिड में से, ठीक है। कौन सा? GA3। इसका फंक्शन क्या है? ये इंक्रीज करता है, इट इंक्रीज द लेंथ ऑफ ग्रेप्स स्टॉक। ग्रेप्स की जो स्टॉक है उनकी लेंथ को इंक्रीज करता है, ठीक है, उनकी लेंथ को इंक्रीज करने का काम करता है। इट कॉज फ्रूट्स लाइक एप्पल टू इलोंगेट एंड इम्प्रूव इट्स शेप। एप्पल की जो एप्पल जैसे जो फ्रूट्स हैं उनको इलोंगेट और उनकी शेप को इम्प्रूव करने का काम करता है। ये डिले करता है सेनेसेंस की प्रोसेस को। जिब्रेलिक एसिड सेनेसेंस की प्रोसेस को डिले करने का काम करता है, जिससे कि जो फ्रूट्स हैं दे कैन बी लेफ्ट ऑन द ट्री फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए फ्रूट जो है ट्रीज पर छोड़ सकते हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है बेटा, जो मार्केट पीरियड, मार्केट में फ्रूट्स आने वाले हैं उनके लिए भी हेल्प हो जाती है, दे कैन एक्सटेंड द मार्केट पीरियड। द स्पीड ऑफ द मॉल्टिंग प्रोसेस, इट इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ द शुगर केन स्टेम। शुगर केन की स्टेम को, उनकी लेंथ को इंक्रीज करने का काम भी करता है। जितना बड़ा शुगर केन की स्टेम होगी उतना ज्यादा अपने को क्या मिलेगा? प्रोडक्ट मिलेगा, है ना। तो जिसकी वजह से ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, इट इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ शुगर केन यील्ड, जिसकी वजह से अपने को कई मात्रा में शुगर केन मिल जाता है। स्प्रेइंग जुवेनाइल कोनिफर्स हैजन्स द मैच्योरिटी पीरियड। और देखो इट प्रमोट्स बोल्टिंग। बोल्टिंग क्या है? इंटरनोड इलोंगेशन जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग। फ्लावरिंग से पहले इंटरनोड का इलोंगेशन। इंटरनोड मतलब दो नोड के बीच का स्पेस क्या कहलाता है? इंटरनोड। ये क्या है? अपना नोड। तो ये बोल्टिंग की प्रोसेस को भी प्रमोट करता है इन बीट, कैबेजेस
एंड मैनी प्लांट्स विद रोजेट हैबिट, ये जिसकी वजह से हमें ज़्यादा अमाउंट में क्या मिल जाते हैं, ये सारी सब्जियां, बीट, कैबेज जो तुम खाते हो। क्लियर। इसके बायो ऐसे में देखें तो बार्ली एंडोस्पर्म टेस्ट जो अल्फा माइलेज एक्टिविटी पर बेस्ड होता है, और दूसरा अपना क्या होता है ड्वार्फ पी एंड मेज टेस्ट जो किस पर बेस्ड है बेटा, इंटरनोडल इलॉन्गेशन एक्टिविटी पर बेस्ड होता है। ये दो चीजें हम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वी हैव साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन इज एडेनिन डेरिवेटिव, ठीक है। इसमें अपने पास देखने को मिलता है N6-फॉस्फोरिलैमिनोप्यूरिन एंड काइनेटिन। इसकी डिस्कवरी करी थी अपने एफ स्कूग ने डिस्कवरी करी थी। कहां पर करी थी, बाय यूज ऑफ एक्सट्रैक्ट्स ऑफ वैस्कुलर टिश्यूज। वैस्कुलर टिश्यू के एक्सट्रैक्ट के अंदर है ना, यीस्ट के एक्सट्रैक्ट, कोकोनट मिल्क और डीएनए इन प्लांट टिश्यू कल्चर, इन सब का यूज करके उन्होंने डिस्कवरी करी थी साइटोकाइनिन की। वैस्कुलर टिश्यूज, यीस्ट एक्सट्रैक्ट, कोकोनट मिल्क, डीएनए इन प्लांट टिश्यू कल्चर किसने करी थी, मिलर ने बेटा ये जो काइनेटिन टर्म है वो दी थी, ठीक है। डिस्कवरी किसने करी थी, एफ स्कूग ने करी थी। जो ये साइटोकाइनिन है ये नेचुरल फॉर्म में अपने जेआटिन में देखने को मिलता है, सिंथेटिक हम काइनेटिन बना सकते हैं। क्लियर। साइटोकाइनिन का फंक्शन क्या है, तो देखो साइटोकाइनिन जो है, जो नेचुरल साइटोकाइनिन है, दे आर सिंथेसाइज्ड इन रीजन्स वेयर रैपिड सेल डिवीजन अकर्स। ये ऐसी जगहों पर पाए जाते हैं जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में सेल डिवीजन हो रही होती है। अब वो कौन से रीजन हो सकते हैं, जैसे कि रूट एपिसिस होते हैं अपने, ठीक है, जो शूट बर्ड्स हैं, जो डेवलपिंग शूट बर्ड्स हैं, उनके अंदर वहीं पर सबसे ज्यादा सेल डिवीजन हो रही होगी। जो यंग फ्रूट्स हैं, जो अभी यंग हैं, ग्रो कर रहे हैं, उनके अंदर सेल डिवीजन हो रही होती है। तो ये क्या काम करते हैं, दे हेल्प्स टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स। न्यू लीव्स प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। दे हेल्प्स टू प्रोड्यूस क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स, है ना, शूट ग्रोथ में हेल्प करते हैं। ये एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन में काम करते हैं। एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करते हैं, है ना। दे प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन को प्रमोट करते हैं, मीन्स ताकि न्यूट्रिएंट जो है हर जगह पर क्या हो जाए, पहुंच जाए, जिसकी वजह से क्या होगा, लीफ सेनेसेंस का डिले होगा। इट मीन्स ये हेल्प भी करते हैं किसमें, लीफ सेनेसेंस में भी, उसको डिले करने में भी हेल्प करते हैं। इसका बायो वैसे अपना टोबैको विद सेल डिवीजन टेस्ट, और दूसरा है क्लोरोफिल प्रिजर्वेशन, जिसको हम रिटेंशन टेस्ट भी कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आओ जल्दी से, इथाइलिन। इथाइलिन क्या है, गैसियस, एक गैसियस प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है इथाइलिन, जिसमें अपना मोस्ट कॉमन है। इसको डिस्कवर किया था बेटा H.H. कजिन्स ने, ठीक है, H.H. कजिन्स ने। और कहां पर डिस्कवर किया था, फ्रॉम रिपन्ड ऑरेंजेस। ऐसे ऑरेंजेस जो पक चुके हैं, उनके अंदर से कुछ एक सब्सटेंस निकालकर, वॉलेटाइल सब्सटेंस निकालकर उन्होंने स्टडी किया था इथाइलिन को। अब उन्होंने देखा कि ये क्या है, ये एक बहुत अच्छा फ्रूट राइपनिंग सब्सटेंस है, जिससे कि फ्रूट जल्दी से क्या हो जाए, पक जाए। अब इथाइलिन का काम क्या है, इट ब्रेक्स सीड एंड बड डॉर्मेंसी, जिसकी वजह से जर्मिनेशन जल्दी से स्टार्ट हो सकता है। इट ब्रेक्स सीड एंड बड डॉर्मेंसी एंड इनिशिएट्स जर्मिनेशन इन पीनट सीड्स, स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स, ठीक है। इन सब में क्या करता है, इसको प्रमोट करता है। इट प्रमोट्स रैपिड इंटरनोड एंड पिटियोल इलॉन्गेशन। इंटरनोड और पिटियोल इलॉन्गेशन, इंटरनोड क्या है अपना, दिस इज इंटरनोड, स्टेम के बीच में नोड्स
नोड्स के बीच का स्पेस इज इंटरनोड, है ना। और पिटियोल मतलब ये लीफ का ये वाला पार्ट क्या कहलाता है अपना, पिटियोल। इसकी इलॉन्गेशन में मदद करता है क्या, इथाइलिन। इट ऑल्सो हेल्प्स इन इलॉन्गेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट्स। ये रूट ग्रोथ को प्रमोट करता है और रूट हेयर फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। क्लियर। इट इज यूज टू इनिशिएट, देखो देखो ध्यान से, इट इज यूज टू इनिशिएट फ्लावरिंग एंड फॉर सिंक्रोनिज्म फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल्स। ये पाइनएप्पल में फ्लावरिंग को भी इनिशिएट करने में मदद करता है ना। और हमने पाइनएप्पल वाला पॉइंट और कहाँ देखा था, ऑक्सिन में भी देखा था। इट ऑल्सो इंड्यूस फ्लावरिंग इन मैंगो, ठीक है, मैंगो। जो थिनिंग है ऑफ कॉटन, चेरी, वॉलनट, उसमें भी ये हेल्प करता है। इट प्रमोट्स फीमेल फ्लावर्स इन कुकुम्बर्स, इंपॉर्टेंट है। कुकुम्बर में फीमेल फ्लावरिंग को ये प्रमोट करता है बेटा, ठीक है। इसके ट्रिपल रिस्पॉन्स होते हैं बायस में, देखो, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग्स, स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस एंड एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकॉट सीडलिंग्स, ठीक है। लास्ट अपने पास बच गया एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड क्या है, डेरिवेटेड ऑफ कैरोटिनॉइड्स। इसको डिस्कवर किया था ड्यूरिंग मिड 1960 में। 3 इंडिपेंडेंट रिसर्चेस हुई, 3 इंडिपेंडेंट रिसर्चेस पाई गई, है ना। पहली इनहिबिटर बी, एप्सिजन 2 एंड डॉर्मिन। उसके बाद इसका नाम रख दिया गया क्या, एब्सिसिक एसिड। इसका फंक्शन क्या है, देखो ध्यान से देखो, इट एक्ट्स एज जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। ये प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर का काम करती है, मतलब उसको इनहिबिट, रोकने का काम करती है। ABA इनहिबिट्स सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन को ये इनहिबिट करेगी, होने से रोकेगी। ABA स्टिमुलेट्स द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, ठीक है, स्टोमेटा को स्टोमेटा क्लोज हो उसको प्रमोट करेगी, स्टिमुलेट करेगी। एंड इंक्रीजेस द टॉलरेंस ऑफ प्लांट्स टू वेरियस काइंड्स ऑफ स्ट्रेस। जैसे कि इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। जो ABA है बेटा, इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सीड डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन, या फिर डॉर्मेंसी में ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन, एब्सिसिक एसिड। क्यों, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, जो सीड्स है वो दे कैन विथस्टैंड एनी अनफेवरेबल टेम्परेचर और कंडीशन। तो इन मोस्ट सिचुएशन ABA एक्ट एज एंटागनिस्ट टू जिब्रेलिक एसिड। ये बेसिकली एब्सिसिक एसिड एक तरीके से अपोजिट है इन फंक्शन टू जिब्रेलिक एसिड। इसलिए क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो जिब्रेलिक एसिड के एंटागनिस्ट काम करता है, अपोजिट काम करता है, तो वो कौन सा है, एब्सिसिक एसिड है। क्लियर। तो ये हमने बात करी अपने 5 हार्मोन्स की और उनके फंक्शंस की, डिस्कवरी की। बेटा सब चीजें इसमें आ गई, पूरी टेबल के अंदर सारी चीजें इसमें कवर हो गई हैं। होपफुली अब वी कैन डू एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दीज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। अब मुझे बताओ इनमें से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में से स्ट्रेस हार्मोन कौन सा है, इथाइलिन, जिब्रेलिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड, कौन सा है, एब्सिसिक एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What causes a green plant exposed to the light on only one side to bend toward the source of light as it grows? इनमें से कौन सा ऐसा प्लांट होगा जिसमें क्या होगा,
लाइट पड़ने पर मान लो यहाँ से सनलाइट पड़ रही है तो वो टुवर्ड्स लाइट बेंड हो जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है? टुवर्ड्स लाइट प्लांट बेंड क्यों कर जाता है, उसका रीजन पूछा है। देखो पहला रीजन क्या है, ग्रीन प्लांट सीक लाइट बिकॉज दे आर फोटोट्रॉपिक। ग्रीन प्लांट जो है वो बेंड कर जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो फोटोट्रॉपिक होते हैं। या फिर लाइट स्टिमुलेट्स प्लांट सेल्स ऑन द लाइटेड साइड टू ग्रो फास्टर। जो लाइट है वो प्लांट के जिस पार्ट पर लाइट पड़ रही है वहां इकट्ठा होकर उसे बेंड करवा देती है। या फिर ऑक्सीजन एक्यूमुलेट्स ऑन द शेडेड साइड स्टिमुलेटिंग ग्रेटर सेल इलॉन्गेशन देयर। या फिर ग्रीन प्लांट्स को लाइट चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो इनमें से कौन सा रीजन सही है फॉर द बेंडिंग ऑफ प्लांट टुवर्ड्स सनलाइट? तो देखो क्या होता है, ये सनलाइट है, ये अपना प्लांट है। तो ये जो प्लांट है, एक मिनट रुको, ये जो प्लांट है मान लो इस पार्ट पर सनलाइट पड़ रही है ना, और ये वाला जो पार्ट है ये कैसा है, ये सनलाइट के एक्सपोजर में नहीं आ रहा है, ये कैसा है, शेडेड है, जहां पर सनलाइट नहीं आ रही। तो इस पार्ट में ही क्या होगा, ऑक्सीजन एक्यूमुलेट हो जाता है। ये जो ऑक्सीजन एक्यूमुलेट हो जाता है इन शेडेड रीजन, यही क्या करता है, प्लांट की बेंडिंग कर देता है टुवर्ड्स लाइट। प्लांट बेंड्स व्हाई? ड्यू टू accumulation of oxygen in shaded region। क्लियर? अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? अब देखो, ऑक्सीजन कैन बी बायोएसिड बाय, तो भाई हमने अभी पढ़ा ऑक्सीजन कैन बी बायोएसिड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, जल्दी बताओ, बाय अवीना कोलियोप्टाइल कर्वेचर, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। You are given a tissue with its potential for differentiation in an artificial culture. Which of the following pairs of hormones would you add to the medium to secure shoots as well as roots? तो इट मीन्स आपके पास आपको एक टिश्यू दे दिया गया है, ठीक है, जिसके पास पोटेंशियल है कि वो डिफ्रेंशिएट करेगा, है ना, इन आर्टिफिशियल कल्चर। एक आर्टिफिशियल कल्चर आपने एक आर्टिफिशियल मीडियम में एक टिश्यू को ग्रो करवाना है, ठीक है, वो टिश्यू जो है पूरा पोटेंशियल रखता है टू डिफ्रेंशिएट इनटू अ प्लांट। तो इनमें से तुम क्या चीज डालोगे उस प्लांट के अंदर मिक्सचर में, जिसकी वजह से वो अच्छे से शूट्स और रूट्स में डिफ्रेंशिएट हो जाए। तो इनमें से हम क्या डालेंगे, कौन सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर डालेंगे जिसकी वजह से वो अच्छे से डिफ्रेंशिएट हो जाए। तो मुझे बताओ, ऑक्सीजन और एब्सिसिक एसिड क्या हमें डालने चाहिए या नहीं? तो बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि एब्सिसिक एसिड क्या है, एब्सिसिक एसिड क्या है बेटा, एक इनहिबिटर है, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है। उसी तरीके से हम जिब्रेलिन एब्सिसिक एसिड को भी नहीं डाल सकते। क्या ऐड करेंगे हम, इंडोल एसिटिक एसिड एंड जिब्रेलिन, या फिर ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। तो बेटा जब हमें इनिशियल स्टेज में प्लांट को डिफरेंशिएट कराना है तो हमें क्या चाहिए, साइटोकाइनिन चाहिए।
है ना, ताकि सेल डिवाइड हो पाए, और ऑक्सीजन भी चाहिए। तो अपना इन दोनों में से आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। इनमें से फाइटोक्रोम क्या होता है? तो देखो, व्हाट इज अ फाइटोक्रोम? तो फाइटोक्रोम क्या है बेटा? एक तरीके का क्रोमोप्रोटीन है, क्रोमोप्रोटीन है, ठीक है, कलर्ड प्रोटीन है, जिसका काम क्या है, लाइट को ट्रैप करना, ठीक है, डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट को ट्रैप करना। फाइटोक्रोम क्या है? अपना एक क्रोमोप्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ। इनमें से क्या चीज मैं यूज करूं जिसकी वजह से मैं फ्रूट और लीफ ड्रॉप, मीन्स जो अपना फल है और अपनी जो लीफ है उसको ड्रॉप होने से मैं रोक पाऊं एट अर्ली स्टेज। मीन्स अपना प्लांट जो है अर्ली स्टेज पर कोई भी लीफ या फ्रूट को ज़्यादा से ज़्यादा ना गिराए या फिर ड्रॉप ना करे। तो इनमें से इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगी, क्या किस चीज़ का एप्लीकेशन करूँगी? इथाइलिन, ऑक्सिन, या फिर जिब्रेलिक एसिड, या फिर साइटोकाइनिन। तो अभी याद करो, अगर याद होगा आपको कि इनमें से मैं क्या चीज़ अप्लाई करके लीफ ड्रॉप और फ्रूट ड्रॉप को रोक सकती हूँ, प्रिवेंट कर सकती हूँ, तो बेटा विद द एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सिन आई कैन प्रिवेंट दिस। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। क्लियर। ऑप्शन नंबर 2 इथाइलिन नहीं होगा बेटा, इथाइलिन नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ फोटो पीरियड नेसेसरी फॉर इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग इन प्लांट्स। इनमें से साइट ऑफ परसेप्शन क्या होगा फोटो पीरियड का, ठीक है, जिसकी वजह से विच इज नेसेसरी फॉर फ्लावरिंग इन प्लांट्स। तो वो साइट क्या होगा, साइट ऑफ परसेप्शन क्या होगा फोटो पीरियड में, फोटो पीरियड का साइट क्या होगा परसेप्शन का? तो इट विल बी लीव्स, नॉट लेटरल बर्ड्स, पल्विनस या शूट एपेक्स। ठीक है। तो अगर हमें प्लांट्स में फ्लावरिंग इंड्यूस करनी है, ठीक है, तो फोटो पीरियड हमारा साइट ऑफ फोटो पीरियड क्या होना चाहिए? लीव्स होना चाहिए। क्लियर, लीव्स होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम फॉर पाइनएप्पल प्लांट्स टू प्रोड्यूस फ्लावर्स। ठीक है, पाइनएप्पल प्लांट्स को फ्लावरिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इनमें से हम कौन सा कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोन डालें आर्टिफिशियली सो दैट पाइनएप्पल प्लांट थ्रू आउट द ईयर जो है फ्लावरिंग कर पाए और उनकी जो यील्ड है, प्रोडक्शन है, वो हम बढ़ा सकें आर्टिफिशियली। तो इनमें से कौन सा मिक्सअप ऑफ हम क्या डालें, हॉर्मोन्स डालें, जिसकी वजह से पाइनएप्पल के अंदर फ्लावरिंग हम इंड्यूस कर सकते हैं। तो हमने जब अभी देखे थे अपने प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, तो उसमें मैंने बताया था बेटा ऐसे क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। मुझे बताओ जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, इथाइलिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड या फिर साइटोकाइनिन एंड एब्सिसिक एसिड। जल्दी से बताओ क्या होगा इसका आंसर। विद इन 5 सेकेंड्स अपने को आंसर बताना है। ठीक है, बोर्ड हैंग हो गया है बट यू कांट हैंग, है ना, अपने को हैंग, देखो टाइम भी मिल गया अपना अपने को आंसर देने का। जल्दी से बताओ क्या होगा आंसर। होपफुली अब तक आंसर आ गया होगा सभी का, है ना। तो डिस्कस करते हैं क्या होगा बेटा। देखो आंसर क्या होगा बेटा, देखो ऑक्सिन एंड इथाइलिन, ऑक्सिन एंड इथाइलिन को अगर हम
कॉम्बिनेशन में डालें तो हम यील्ड को, प्रोडक्शन को काफी इंक्रीज कर सकते हैं पाइनएप्पल के, ठीक है। तो दोनों में क्या आएगा, ऑक्सिन एंड इथाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रिमूवल ऑफ शूट टिप्स इज अ वेरी यूजफुल टेक्निक टू बूस्ट द प्रोडक्शन ऑफ टी लीव्स। अगर हमें टी लीव्स की प्रोडक्शन करनी है तो उनकी हम क्या करते हैं, जो उनकी शूट की टिप्स हैं, जो शूट की ये शूट की जो टिप्स हैं उनको रिमूव कर देते हैं। ये एक बहुत अच्छी टेक्निक मानी जाती है फॉर प्रोडक्शन ऑफ टी लीव्स या फिर हेज मेकिंग में। तो ऐसा क्यों किया जाता है? तो ऑप्शन है अपने पास, जिब्रेलिन्स प्रिवेंट बोल्टिंग एंड आर इनएक्टिवेटेड, या फिर ऑक्सिन्स प्रिवेंट लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेजेस, या फिर इफेक्ट ऑफ ऑक्सिन्स इज रिमूव्ड एंड ग्रोथ ऑफ लेटरल बड्स इज इनहैंस्ड, या फिर जिब्रेलिन्स डिले सेनेसेंस ऑफ लीव्स। देखो, इनकी टिप्स को रिमूव करने से क्या होता है, जो ऑक्सिन है टिप्स के अंदर वो भी रिमूव हो जाता है और इसके अंदर लेटरल बर्ड्स ग्रो करने लग जाते हैं। ये जो लेटरल बर्ड्स हैं, ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स टेक्स प्लेस। तो ये हेल्प करता है इन प्रोडक्शन ऑफ टी लीव्स, चाय बनाने में, ठीक है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, इफेक्ट ऑफ ऑक्सिन इज रिमूव्ड and growth of lateral buds is enhanced. Next question देखो, the process of growth is maximum during, इनमें से कौन से फेज में जो ग्रोथ है वो मैक्सिमम होगी इन प्लांट्स? डॉर्मेंसी, लॉग फेज, लैग फेज एंड सेनेसेंस। तो देखो, अभी हमने ग्राफ जो देखा था, है ना, टाइम के अगेंस्ट प्लॉट किया था और कुछ इस तरीके से अपना ग्राफ आया था बेटा। ये कौन सा फेज है अपने पास? दिस इज लैग फेज। अपने को पूछा है ग्रोथ कब होगी सबसे ज्यादा, मैक्सिमम। तो ये वाला फेज क्या है अपना, ये वाला फेज क्या है, एक्सपोनेंशियल फेज, है ना, एक्सपोनेंशियल फेज। इसको हम क्या कहते हैं, फेज लिख दिया है, सॉरी बेटा, माफ कर देना। ये फेज है, फेज नहीं है, ठीक है, फेज है ये। और इस फेज को हम क्या कहते हैं, सेनेसेंस फेज। एक्सपोनेंशियल को फेज को हम लॉग फेज भी कहते हैं। अपना आंसर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ग्रोथ अपनी किस में है, लॉग फेज में देखी जाती है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेम द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जिसको हम अगर स्प्रे करें ऑन शुगर केन की क्रॉप, तो शुगर केन की क्रॉप की स्टेम उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम ऑफ शुगर केन की स्टेम जितनी ज्यादा इंक्रीज करेंगे उतनी ज्यादा शुगर केन की क्या होगी, प्रोडक्शन होगी। तो इनमें से क्या डालें, कौन सा रेगुलेटर डालेंगे बेटा? एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन या फिर इथाइलिन। तो बताओ मेरे को, हमने देखा था, स्पेशली पॉइंट पढ़ा था, स्पेशली बोला था कि हाँ ये वाला आंसर क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो अपना आंसर क्या होगा, एब्सिसिक एसिड नहीं होगा, साइटोकाइनिन नहीं होगा, इथाइलिन भी नहीं होगा। आंसर इज जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिन। क्लियर? नेक्स्ट इज मैचिंग क्वेश्चन अपने पास है। हार्मोन दे रखा है, उसका फंक्शन बताना है, करेक्ट फंक्शन क्या होगा। देखो, स्ट्रेस हार्मोन क्या है, चलो स्ट्रेस हार्मोन से शुरू करते हैं। इनमें से कौन सा है स्ट्रेस हार्मोन?
तो हमने देखा स्ट्रेस हार्मोन इज इजी एब्सिसिक एसिड, है ना, इजी है ये तो, स्ट्रेस हार्मोन इज एब्सिसिक एसिड। तो डी का अपना क्या होगा, 1 होगा, तो ये वाला ऑप्शन तो हमने हटा दिया। बोल्टिंग एजेंट, बोल्टिंग एजेंट की बात करें तो बोल्टिंग एजेंट कौन सा है इनमें से, तो बोल्टिंग एजेंट इज जिब्रेलिक एसिड। तो सी का अपने पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, तो ये वाला भी हटा देते हैं। हर्बिसाइड इनमें से क्या है, हर्बिसाइड की तरह हम किसको यूज करते हैं, 2,4-D या फिर इडेप्थॉन। तो अपना हर्बिसाइड क्या है, 2,4-D है, तो बी का क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर 3। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, फ्रूट राइपनर क्या है, टेफॉन, ठीक है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है, प्लांट्स फॉलो डिफरेंट पाथवेज इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट और फेजेस ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर। इसमें बोला है कि प्लांट जो है ना, प्लांट जो है बहुत सारे अलग अलग पाथवे ले सकते हैं इन रिस्पॉन्स टू अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन, या फिर वो अलग अलग स्ट्रक्चर बना देते हैं। प्लांट जो है अलग अलग स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर सकते हैं इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल और फेजेस ऑफ लाइफ। तो इस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, प्लांट की इस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, प्लास्टिसिटी और मैच्योरिटी। प्लांट का डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बनाना, एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ में या फिर डिफरेंट उसको एनवायरमेंटल कंडीशन मिल जाती है, तो इस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, तो इस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं बेटा, इस एबिलिटी को हम कहते हैं प्लास्टिसिटी। और कैसे, एक बार देखो, एक बार जल्दी से देखो, प्लांट जो है डिफरेंट पाथवे शो करते हैं इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट और फेजेस ऑफ लाइफ, है ना, डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इसको हम कहते हैं प्लास्टिसिटी। तो ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, इट इज शोन इन हेयर, जैसे कि हेट्रोफिली, हेट्रोफिली हमें देखने को मिलती है कॉटन प्लांट में, हेट्रोफिली हमें देखने को मिलती है कॉटन प्लांट में, कोरिएंडर में एंड लार्कस्पर में। हेट्रोफिली मतलब डिफरेंट टाइप की लीव्स का फॉर्मेशन करना, एक ही प्लांट में डिफरेंट टाइप की लीव्स का फॉर्मेशन होना, वो उसको कहते हैं हम हेट्रोफिली। इन प्लांट्स में क्या होता है, जो जुवेनाइल प्लांट की लीव्स हैं वो डिफरेंट होती हैं मैच्योर प्लांट से। देखो हेट्रोफिली दिखा रखी है लार्कस्पर में और बटरकप में। लार्कस्पर में देखो जुवेनाइल लीफ और एडल्ट लीफ में कितना ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है ना, इनका स्ट्रक्चर, शेप सब कुछ अलग है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, हेट्रोफिली। ये अपने को कॉटन, कोरिएंडर और लार्कस्पर में देखने को मिल जाती है। अगर बात करें ऑन द अदर हैंड, डिफरेंस इन शेप्स ऑफ लीव्स प्रोड्यूस इन एयर and those produced in water in buttercup also represent heterophyllous development। और अगर बात करें, देखो बटरकप में अगर जो टेरेस्ट्रियल प्लांट है तो उसकी लीफ हमें ऐसी देखने को मिलेगी, जबकि बटरकप प्लांट अगर वाटर में देखने को मिल रहा है तो उसकी लीफ कुछ इस तरीके की बिल्कुल श्रिंक एंड टाइनी दिखने को मिलेंगी, है ना, बिल्कुल सरफेस एरिया बिल्कुल बहुत कम है। तो एक ही प्लांट की लीफ अलग अलग हैबिटेट में या फिर एनवायरनमेंट में, एक है लैंड प्लांट, एक है वाटर प्लांट, है ना, प्लांट एक ही है बटरकप, बट ये क्या शो कर रहा है, हेट्रोफाइलस कंडीशन, हेट्रोफिली शो कर रहा है ना। क्यों, क्योंकि बस उनके अपने क्या चेंज कर दिया, हमने उसका हैबिटेट चेंज कर दिया। तो ये कंडीशन, ये एबिलिटी ही तो क्या कहलाती है, प्लास्टिसिटी कहलाती है ना। दिस फिनोमिना ऑफ हेट्रोफिली इज एन एग्जांपल ऑफ प्लास्टिसिटी। क्लियर। तो इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी कहते हैं। अब देखो इनमें से कौन सा हार्मोन यूज किया जाता है टू डिस्ट्रॉय वीड्स,
आंसर करो। इंडोल एसिटिक एसिड Na2,4-D IBA, अपना 2,4-D इज यूज टू डिस्ट्रॉय वीड्स, है ना, वीड्स को डिस्ट्रॉय करने में यूज किया जाता है। क्या है ये? वीडीसाइड है, वीडीसाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। अगेन ना मैचिंग क्वेश्चन है, मैचिंग का क्वेश्चन है, देखो इसमें से बात करें, यहीं से स्टार्ट करते हैं। रीडिफरेंशिएशन में, रीडिफरेंशिएशन कहां पर हो सकता है? रीडिफरेंशिएशन कहां पर हो सकता है बेटा? देखो रीडिफरेंशिएशन अपना देखने को मिलता है हमें किसमें? हमें देखने को मिलता है सेकेंडरी जाइलम में। मतलब डी का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, डी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जो कि सिर्फ किसमें है? इसी में ही है, तो बाकी के सारे ऑप्शन हम हटा सकते हैं, बट फिर भी बार देख लेते हैं। ऑक्सिन, ऑक्सिन, ऑक्सिन क्या काम करता है? ऑक्सिन इंडोल, है ना, इंडोल का डेरिवेटिव है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। सी का क्या आ जाएगा? 4th। फिर अपना डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन अपना कहाँ देखने को मिलता है? अपना ट्रैकेरिया एलिमेंट में, और जिएटिन क्या है? एक साइटोकाइनिन, तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? अब देखो हम कुकुम्बर की प्रोडक्शन देख रहे हैं कि कई सालों से क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, लोगों को पसंद आ रहा है, सैलेड वगैरह में ज्यादा चाहिए होता है ना। कुकुम्बर की जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुई है ना। वो इंक्रीज किस वजह से हुई है? हमने आर्टिफिशियल भी ग्रो कर रहे हैं, है ना। तो कौन सा फाइटो हार्मोन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर दिस इंक्रीज यील्ड या फिर प्रोडक्शन? कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? अपने इन्होंने वो पूछा है, तो अपना आंसर क्या आएगा बताओ जल्दी? जिब्रेलिन, थाइलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड। अपना आंसर बेटा क्या आएगा? जिब्रेलिन नहीं आएगा, साइटोकाइनिन नहीं आएगा, एब्सिसिक एसिड नहीं आएगा, इथाइलिन विल बी द आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डज नॉट शो प्लास्टिसिटी? कौन सा प्लास्टिसिटी शो नहीं करेगा? कोरिएंडर विल शो, बटरकप विल शो, कॉटन विल शो, मेज विल नॉट शो प्लास्टिसिटी। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देखो लास्ट क्वेश्चन अपना इस लेक्चर का, द फिनोमिना बाय विच द अनडिवाइडिंग पेरेन्काइमा सेल्स स्टार्ट टू डिवाइड माइटोटिकली ड्यूरिंग प्लांट टिश्यू कल्चर। तो उस फिनोमिना को हम क्या कहेंगे जिसमें जो अपने पेरेन्काइमा सेल्स, जो अनडिवाइडिंग पेरेन्काइमा सेल्स थे, वो वापस से डिवाइड करने लग जाते हैं इन टिश्यू कल्चर? तो इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? दिस फिनोमिना इज नोन एज डिफरेंशिएशन, नहीं, रीडिफरेंशिएशन भी नहीं होगा, एंड सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं होगा। दिस फिनोमिना इज नोन एज डी डिफरेंशिएशन, जिसके अंदर अनडिवाइडिंग पेरेन्काइमा सेल्स दे स्टार्ट टू डिवाइड माइटोटिकली। तो इस फिनोमिना को हम डी डिफरेंशिएशन बेटा कहते हैं। क्लियर है ना? तो डी डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड डी डिफरेंशिएशन, इन तीनों के बीच में आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर रखा है। आप चाहें तो इसमें से बिल्कुल पढ़ सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा इजीली, है ना, बिल्कुल भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये। क्लियर? तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बिल्कुल जोरों शोरों से पढ़ते रहो बेटा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय एंड टेक केयर।